उस देर के लिए इस बहस को रोकना चाहूंगा। हम सीधे चलते हैं। अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो कल की घटना पर जाहिर सी बात है कुछ कहने जा रहे हैं। देखते हैं क्या कहने जा रहे हैं। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, आपको नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी आपको संबोधित करेंगे। मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। कल बंगाल में जो घटनाएं हुई है, उस पर चिंता व्यक्त करने के लिए और वास्तविक परिस्थिति से आप लोगों को अवगत कराने के लिए ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। अब तक चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। देश भर में 6 के 6 चरण में कहीं पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, सिवाय बंगाल के। श्रीमती ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। और 6 के 6 चरण में बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती तो हर राज्य में होनी चाहिए थी। और आप लोगों के टीवी मीडिया के फुटेज भी आप देख लीजिए। 6 के 6 चरण के कंपाइलेशन कर बंगाल की जनता को दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला बंगाल के अंदर घोंटा जा रहा है। मैं कल की घटना की बात करूंगा। कल भारतीय जनता पार्टी का रोड शो था। रोड शो के पहले ही 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर बैनर्स लगाए थे उनको हटाने का कार्यक्रम रखा गया, अधिकृत रूप से रखा गया। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। वहां पर संघर्ष कर हमारे कार्यकर्ता को उकसाने का प्रयास किया गया, मगर कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े गए, मेरे पोस्टर फाड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पोस्टर उखाड़े गए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांति रखी। रोड शो चालू हुआ। रोड शो के अंदर जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन समर्थन कोलकाता की जनता का मिला, वो आप इसके फुटेज देखकर जान सकते हो। कम से कम रोड शो हुआ, हमला एक नहीं हुआ है, 1, 2, 3 हमले हुए हैं। और तीसरे हमले में आगजनी, पथराव और बोतल के अंदर केरोसिन डालकर सुलगाकर डालने का घटना भी हुआ। सुबह से पूरे कलकत्ता के अंदर ये रूमर थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर से कुछ लड़के आकर दंगा करेंगे। पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया, ना वहां पर कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था की, ना उनको रोकने का प्रयास किया। और जितने भी पथराव करने वाले लोग थे वो अंदर की ओर थे, हम लोग रिसीविंग एंड पर थे। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार का दृश्य बना था। आपको इसकी कॉपी भी दी जाएगी। ये फोटो है जो मेरे रोड शो पर पथराव किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के बचाव करने के साधन से बचता हुआ मैं स्पष्ट दिख रहा हूं और नीचे आगजनी भी हो रही है। आप लोगों को इसके फोटोग्राफ सबको हम दे देंगे। दूसरा फोटोग्राफ है
जो आरोप लगा रही है टीएमसी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पुतले को तोड़ा गया। आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे, अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग कैरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है, इसको किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी, किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। ये तस्वीरें बहुत साफ कर रही, वीडियोग्राफी भी कई चैनलों के पास उपलब्ध है और मेरा सभी प्रचार माध्यमों से निवेदन है कि अपने अपने फुटेज सार्वजनिक करें। गेट टूटा ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर थे, टीएमसी के कार्यकर्ता अंदर थे, प्रतिमा अंदर थी, कैसे तोड़ा गया प्रतिमा को? और तीसरी तस्वीर है जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का प्रतिमा रखा था, इसकी तस्वीर है। ये 2 कमरों के अंदर है, कोई बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं लगा हुआ है। ये ट्रिब्यून अखबार का तस्वीर है, 2 कमरों के अंदर ये प्रतिमा लगी हुई है। अब मेरा सवाल इतना ही, ये 7:30 बजे की घटना है, कॉलेज बंद हो चुकी थी, सारा लॉक हो गया था, ये किसने खोला कमरा? कमरे किसने खोले? किसके पास चाबी होती है? कॉलेज पर किसका प्रशासनिक कब्जा है? टीएमसी का है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इतने लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षा शास्त्री के पुतले को तोड़ना, मैं मानता हूं टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बंगाल की जनता भी ये जाननी चाहिए, ये कमरे के अंदर जो प्रतिमा थी, तो कमरे की चाबी किसने दी? ताला भी नहीं टूटा है, चाबी कहां से आई? किसके पास आई? भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास कैसे चाबी आ सकती है? जबकि भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर थे। वो सारी घटनाएं, सारे सबूत इंगित करते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा को टीएमसी के गुंडों ने तोड़ा है, हारी हुई बाजी जीत में पलटने के लिए तोड़ा है। दूसरा, बंगाल का जिस प्रकार से 6 चरण में चुनाव चला है, ये सुनिश्चित हो गया है कि बंगाल के अंदर टीएमसी चुनाव हारने जा रही। और मैं बंगाल के अंदर कई सीटों पर सभा कर आया हूं, 16 सभाएं मेरी अब तक हुई हैं, प्रधानमंत्री जी की भी हुई, हमारे वरिष्ठ नेताओं की भी। जिस प्रकार का जन सैलाब वहां हमें देखने को मिला है, हमें मालूम है कि बंगाल की जनता किस ओर जा रही है। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जब पंचायत के चुनाव थे तब भी, ये कोई नई बात नहीं, मगर पंचायत के चुनाव थे, इतना हाईलाइट नहीं हुआ। पंचायत के चुनाव में 60 पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की हत्या कर दी गई। देश भर में कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ होगा जहां 60 पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की हत्या होगी, और सबके सब विपक्ष के, ज्यादातर भाजपा के। बंगाल हाईकोर्ट ने एक डिसीजन देना पड़ा कि सरपंच का चुनाव लड़ने वालों का पर्चा व्हाट्सएप पर एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि प्रत्याशियों को पर्चा डालने के लिए बंगाल की पुलिस और टीएमसी के गुंडे जाने नहीं देते। 37% लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए। काउंटिंग के अंदर जहां बीजेपी का थप्पा लगा है, वहां नीचे टीएमसी पर भी थप्पा लगाने का कार्यक्रम, इसके वीडियोग्राफी भी जारी हो चुके हैं। और ये 6 चरण के चुनाव के अंदर भी भारी रिगिंग हुई, मगर 5वें चरण के बाद उनको हार सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसलिए
इन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का प्रयास किया है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि जहां व्यवस्थाएं ठीक है वहां तो चुनाव ठीक हो रहे हैं। जहां रेगिंग करने का प्रयास हो रहा है बंगाल के अंदर, चुनाव आयोग मूक प्रेक्षक बना हुआ है। चुनाव आयोग ने तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। देश भर के अंदर जो हिस्ट्री सीटर होते हैं, पैरोल फरलो कुदाकर जो लोग आए हैं और जो लोग फरार हैं, उनको चुनाव के दिन अरेस्ट किया जाता है। बंगाल के अंदर 107 का बॉन्ड लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। एक दो स्टैंडर्ड चुनाव आयोग ने क्यों बनाए? बंगाल के अंदर एक भी जगह हिस्ट्री सीटरों की अरेस्ट नहीं हुई। क्यों चुनाव आयोग चुप बैठा है? उनके ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं? मेरे पास सूचना है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है कि जब तक ये गुंडों को पकड़ेंगे नहीं, ढंग से चुनाव नहीं हो सकते। फिर भी चुनाव आयोग ने यहां से गुंडों को पकड़ने की सूचनाएं पारित नहीं की। अगर इसी प्रकार से चुनाव कराना है बंगाल के अंदर, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ढेर सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। और मित्रों, मैं अभी भी चुनाव आयोग को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि एक चरण बचा है, कम से कम एक चरण के अंदर बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए करना चाहिए। 2 दिन पहले दीदी ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी कि मैं बदला लूंगी। योगी आदित्यनाथ और हमारे कई नेताओं को सुओ मोटो कदम उठाकर आपने प्रचार के लिए बैन दे दिया। ममता दीदी ने माइक के जरिए भाषण के अंदर, सार्वजनिक भाषण में धमकी दी। क्यों संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग ने? उनके प्रचार पर क्यों बैन नहीं किया गया? और आप सुन रहे थे भाजपा अध्यक्ष तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सीधे सीधे इल्जाम लगाते हुए, आरोप लगाते हुए टीएमसी के ऊपर, और खासतौर पर टीएमसी नहीं, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर। चुनाव लड़ाने का मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, जितनी भी हिंसा का कीचड़ फैला होगी, कमल उतना ही बड़ा बनकर खिलकर बाहर आएगा और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। तो कल के हुए हंगामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष अपना जवाब दे रहे थे और सीधा आरोप टीएमसी और ममता बनर्जी पर लगा रहे थे। छोटे से ब्रेक